अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको ऐसे मुस्लिम मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जहां से दुनिया की सबसे अजीम मुस्लिम सल्तनत का आगाज हुआ। ऐसा कंट्री जहां के बहादुरों की दास्तानें आज भी रूह को गरमा देती हैं। जी हां, आज हम सैर करने जा रहे हैं तुर्की की। इस कंट्री में आज क्यों हर कोई जाने की ख्वाहिश रखता है? क्या ये वाकई ही इतना खूबसूरत है? पाकिस्तानी इस कंट्री में कितना पैसा कमा रहे हैं? कौन से अजीम सहाबा की यहाँ कब्र मुबारक मौजूद हैं? सल्तनत उस्मानिया का आगाज किस शहर से हुआ था? इसके अलावा आज की वीडियो में तफसीली हकायक से आपको आगाह करेंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। चलें अब निकलते हैं तुर्की के एक शानदार सफ़र पर। इस कंट्री का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ तुर्की है। ये ऐसा कंट्री है जो एशिया और यूरोप दोनों बड़े आज़मों में आता है। इस कंट्री की कुल आबादी 8 करोड़ 50 लाख के करीब है और यहाँ 75% लोग शहरों में रहते हैं और सिर्फ 25% लोग गाँव में आबाद हैं। इसके बॉर्डर की बात की जाए तो यूनान, बल्गेरिया, जॉर्जिया, आर्मेनिया, इराक और सीरिया के साथ लगते हैं और एक तरफ ब्लैक सी की साहली पट्टी वाक़या है। दोस्तों, बहुत से लोग समझते हैं इस्तांबुल तुर्की का कैपिटल है, जबकि ऐसा नहीं है। अंकारा कंट्री का कैपिटल है। इस्तांबुल का ग्रैंड बाजार दुनिया के सबसे पुराने बाजारों में से एक है, जहां आपको 4000 से ज़्यादा दुकानें देखने को मिलेंगी और 25,000 से भी ज़्यादा लोग काम करते हैं। तुर्की में 99% आबादी मुस्लिम है, 0.2% मसीही, 0.1% यहूदी और बाकी दूसरे मज़हब के लोग आबाद हैं। दोस्तों, ये कंट्री तो मुस्लिम है, लेकिन आप जब इस्तांबुल जाएंगे आपको लगेगा जैसे आप यूरोप में आ गए हों। फास्फोरस इस्तांबुल को 2 बड़े आज़मों यानी यूरोप और एशिया में तकसीम करता है। यहाँ पर कश्ती की सैर करना सियाहों के लिए एक बेहतरीन तजर्बा है। बास्फोरस के किनारे पुराने महल्लात और जदीद इमारतें इसकी सैर को और भी यादगार बना देती हैं। सल्तनत उस्मानिया के आखिरी दौर का महल आज भी मौजूद है। इसका नाम डोलमा बागचा महल है। इस महल की शान शौकत में यूरोपी तर्ज तामीर और इस्लामी फ़न तामीर का हसीन मंजर आपको देखने को मिलेगा। तुर्की की खूबसूरत गलियों में आपको मज़ेदार खानों के रेस्टोरेंट हर जगह नजर आएंगे। तुर्किश ब्रेकफास्ट पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा फेमस है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हज़रत अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम सहाबी थे, जो मदीना मुनव्वरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेज़बान थे। हज़रत अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने इस्लाम की तबलीग के लिए इस्तांबुल का सफ़र किया और वहीं पर वफ़ात पाई। इनका मज़ार अयूब सुल्तान के नाम से मशहूर है और इस्तांबुल के अयूब ज़िले में वाक़या है। ये मज़ार मुसलमानों के लिए एक मुक़द्दस मकाम है, जहां हज़ारों ज़ायरीन हर साल आते हैं। सुल्तान सुलेमान अव्वल, जो उस्मानी सल्तनत के ताकतवर हुक्मरानों में से एक थे, इनका मकबरा भी इस्तांबुल की खूबसूरत मस्जिद सुलेमानी मस्जिद के अहाते में बनाया गया है। दोस्तों, आपने मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह का नाम तो सुना होगा, जो इस्लामी दुनिया के मशहूर सूफ़ी शायर और फ़लसफ़ा दान थे। इनका मज़ार कोनिया में मौजूद है। ये दुनिया भर के सूफ़ी अकीदतमंदों के लिए एक मुक़द्दस मकाम है। मौलाना रूमी की तालीमात आज भी लोगों को सब्र, मोहब्बत और इंसानियत की तलकीन करती हैं। इसके अलावा कई उस्मानी ख़ानदान के मकबरे भी मौजूद हैं। सोगुत मगरबी तुर्की का एक छोटा सा तारीखी कस्बा है। इस इलाके में अर्तुगरुल गाजी और इनका कबीला आबाद हुआ और यहीं से उस्मानी सल्तनत की बुनियाद रखी गई। इस कस्बे में अर्तुगरुल गाजी का मज़ार भी मौजूद है। तुर्क अवाम के लिए ये एक मुक़द्दस और कौमी विरसा है। उस्मानी सलातीन ने इस मज़ार की तामीर और देखभाल की। ये मकबरा ना सिर्फ तुर्कों के लिए बल्कि इस्लामी दुनिया के लोगों के लिए भी एहतराम का मकाम है। अर्तुगरुल गाजी की याद में हर साल सोगोत में ख़ुसूसी तकरीबात मुनक़्क़द की जाती हैं। ये तकरीबात आम तौर पर सितंबर में होती हैं। तुर्की के अर्तुगरुल ड्रामे की वजह से आलमी सतह पर इसे शोहरत मिली और इसी वजह से अब बड़ी तादाद में लोग इस मकबरे में आते हैं। यहाँ आकर लोग इनकी कुर्बानियों और जद्दोजहद को याद करते हैं। यहाँ जाने का आपका तजर्बा तारीखी और रूहानी होगा। सल्तनत उस्मानिया के सबसे अहम सुल्तान, जिसका नाम उस्मान गाजी था, और इन्हीं के नाम से इस सल्तनत का नाम रखा गया। इनकी कब्र तुर्की के शहर बोर्सा में मौजूद है। ये कब्र बोर्सा के तारीखी इलाके तूफाने की पहाड़ी पर वाक़या है। दोस्तों, कहा जाता है तूफान नूह के बाद ज़िंदगी की शुरुआत तुर्की की सरजमीन से हुई। ये हित्ता आबाद होने वाले दुनिया के कदीम तरीन हित्तों में से एक हित्ता है। इसका ज़्यादातर हिस्सा अनातोलिया नामी जजीरे पर आता है।
ये जजीरा कदीम तरीन जजीरों में से एक है। तुर्की की तारीख देखी जाए तो इसको यूनानी बादशाह सिकंदर आज़म ने 334 कबल मसीह में फतह किया। सिकंदर आज़म की वफ़ात के बाद इसके जानशीन इसको संभाल ना सके और आहिस्ता आहिस्ता इस सल्तनत के टुकड़े हो गए। इसके बाद आर्मीनियों ने भी यहाँ हुकूमत की और ये सल्तनत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में भी मौजूद थी। रोमन्स ने भी इस इलाके पर हुकूमत की। इसके अलावा सीरिया, शाम और उर्दन पर भी रोमन्स का कब्जा था। 330 ईस्वी में ईसाई बादशाह कुस्तुनतीन ने ईसाई मज़हब को तस्लीम कर लिया और इस खित्ते में ईसाई मज़हब को सरकारी मज़हब का दर्जा दे दिया गया। दोस्तों, रोमन बादशाह कुस्तुनतीन ही कुस्तुनतुनिया की बुनियाद रखने वाला शख्स था और इसी के नाम से इसका नाम कुस्तुनतीनिया रखा गया। इससे पहले इसका नाम बेज़ंतीन था और आज इसको इस्तांबुल के नाम से जाना जाता है। तुर्की में तकरीबन 90,000 मसाजिद मौजूद हैं। ये मसाजिद मुल्क भर में फैली हुई हैं। ये मसाजिद हर इलाके, शहर और कस्बे में देखी जा सकती हैं। तुर्की के झंडे का रंग लाल और दरमियान में सफ़ेद सितारा और चांद बना हुआ है। तुर्की के लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। इसी वजह से तुर्की दुनिया में फेसबुक चलाने वाला तीसरा बड़ा मुल्क है। इस खित्ते में रोमन सल्तनत के इख्तिताम के बाद उस्मानी सल्तनत का आगाज़ हुआ। ये सल्तनत 12वीं सदी में शुरू हुई और इस सल्तनत की खातिर मुसलमानों ने बहुत कुर्बानियाँ दी। इस सल्तनत ने तकरीबन 630 साल तक हुकूमत की। 16वीं और 17वीं सदी में सल्तनत उस्मानिया का अरूज था और ये उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत थी। 1922 को इस अजीम सल्तनत को तुर्क पार्लियामेंट ने ख़त्म कर दिया। फिर एक ऐसा मुआहदा किया गया जिसके बाद तुर्की 100 साल तक पाबंदियों की जद में आ गया। इस मुआहदे की बहुत सी वजूहात थीं। इसमें सबसे पहली एक ये थी कि दूसरी जंग अजीम में जर्मनी का साथ देना। ये मुआहदा 4 जुलाई 1923 को किया गया था और ये मगरबी ममालिक की एक साजिश थी जिसमें वो कामयाब हो गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मुआहदे में सल्तनत उस्मानिया का खात्मा और उस वक्त के मौजूदा बादशाह का जिला वतन भी शामिल था। इस मुआहदे में ये भी शामिल था कि तुर्की अपने ही मुल्क से आयल नहीं निकाल सकता। इसके अलावा फास्फोरस का समुंदर जो तुर्की के दरमियान में वाक़या है, वहाँ से किसी भी कंट्री का गुजरने वाला जहाज़ तुर्की को किराया नहीं अदा करेगा। ये तमाम इस मुआहदे की सबसे अहम शराइत थी और ये मुआहदा स्विट्ज़रलैंड में किया गया था जो 2023 में ख़त्म हो चुका है। वक्त के लिहाज से तुर्की पाकिस्तान से 2 घंटे पीछे है, लेकिन तरक्की के लिहाज से तुर्की पाकिस्तान से 100 साल आगे है। मुल्क के मौजूदा सदर तैयब उर्दुगान की पॉलिसियों ने तुर्की को इस जगह पर लाकर खड़ा किया कि आज पूरी दुनिया तुर्की का विजिट करना चाहती है। 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की ने तकरीबन 5 करोड़ सियाहों की मेज़बानी की, जो एक अहम रिकॉर्ड है और मुल्क की सियाहत की सनत के लिए एक बड़ी कामयाबी समझी जाती है। ये तादाद तुर्की की सियाहती मकामात, तारीखी मकामात, सकाफती वर्सा और कुदरती खूबसूरती की मकबूलियत को जाहिर करती है। ज़्यादातर विजिटर्स इस्तांबुल, अनातोलिया और कपादोकिया जैसे मशहूर मकामात की तरफ आते हैं, जबकि बहीरा रूम के साहली इलाके भी बड़ी तादाद में सियाहों को अपनी तरफ मुतवज्जा करते हैं। तुर्की में तारीखी मसाजिद, कदीम शहर, साहिल और दीगर कुदरती मनाज़र जैसे पुरकशिश बहुत से मराकज़ हैं जो मुल्क की सियाहत को फ़रोग़ देते हैं। 19 अक्टूबर 1923 को तुर्की एक आज़ाद मुल्क के तौर पर उभरा और 19 अक्टूबर ही तुर्की का कौमी दिन भी है। मुस्तफ़ा पाशा कमाल तुर्की का एक ऐसा सदर था जिसने बरतानिया और फ्रांस के कब्ज़े में जाने से इस तुर्की को बचा लिया। इसी वजह से मुस्तफ़ा पाशा को फादर ऑफ तुर्की भी कहा जाता है। तुर्की का दारुल हुकूमत अंकारा है, जिसकी आबादी तकरीबन 60 लाख के करीब है। ये तुर्की का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। तुर्की इस वक्त दुनिया के 10 बड़े सियासती मुल्कों में शामिल है। इस वक्त आपको तुर्की के एक कोने में विजिटर्स नजर आएंगे। अगर बात करें तुर्क ड्रामों की, जिसकी वजह से ये पूरा कंट्री फेमस हुआ, इस वक्त ये दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले ड्रामे हैं। एक ऐसा म्यूज़ियम जो 85 साल तक हाया सूफिया के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब तैयब उर्दुगान ने इसको मस्जिद में तब्दील कर दिया। हाया सूफिया 1100 साल तक मसीहियों की इबादत गाह भी रह चुकी है। इस जगह पर विजिटर्स बहुत ज़्यादा तादाद में आते हैं। इस कंट्री में बोले जाने वाली ज़ुबान टर्किश है। ये रकबे के लिहाज से दुनिया का 37वां बड़ा मुल्क है। यहाँ के रहने वाले लोग ज़्यादातर लिबरल हैं, मतलब मजहबी भी हैं और अयाश प्रस्त भी हैं। तुर्की सिर्फ टूरिस्ट से सालाना 60 अरब से भी ज़्यादा कमाता है।
اگر ہم بات کریں ترکی کے ایک شہر کیپاڈوکیا کی تو یہ ایک عجوبے سے کم نہیں ہے۔ یہاں پر موجود چٹانی وادیاں دیکھنا ہر کسی کی خواہش ہے۔ یہ شہر لاوا پھٹنے کے بعد برف باری کی وجہ سے وجود میں آیا۔ اس جگہ وزٹرز بھی بہت زیادہ تعداد میں آتے ہیں۔ یہاں کے ہاٹ ایئر بلونز بھی بہت فیمس ہیں، جس کے ذریعے آپ پورے سٹی کا نظارہ کر سکتے ہیں۔ یہ دنیا کا واحد ایسا شہر ہے جہاں صبح کے وقت ہزاروں کی تعداد میں ایئرز بلون اڑائے جاتے ہیں اور اس کی فیس تقریباً 200 یورو کے قریب ہے۔ اس شہر سے لوگ ہاتھ سے بنے ہوئے کارپیٹ اور تحفے کے لیے بہت سی اشیاء بھی خریدتے ہیں۔ اگر آپ ترکی آئیں تو ان جگہوں کا ضرور وزٹ کریں، جن میں سب سے پہلے ہایا صوفیہ، بلو موسک، گلاتا ٹاور، استنبول کا عظیم و شان بازار جسے گرینڈ بازار بھی کہتے ہیں اور یہ سلطنت عثمانیہ کے دور کا ہے۔ اس کے علاوہ آپ تقسیم اسکوائر کا بھی وزٹ کر سکتے ہیں، ٹاپ کپی پیلس جس کے اندر ایک خوبصورت میوزیم بھی موجود ہے۔ استنبول نائٹ لائف اور مزیدار کھانوں کی وجہ سے بھی جانا جاتا ہے، اس لیے وزٹر سب سے پہلے ترکی میں استنبول میں ہی آتے ہیں۔ استنبول میں کروز بھی سیاحوں کی دلچسپی کا مرکز ہے۔ اس میں سفر کر کے آپ استنبول کی دلکش اسکائی لائن کا نظارہ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر بات کریں ترکش کھانوں کی تو لیم کباب، ترکش بریڈ، ترکش میٹ بال اور چکا پایا رائس ہیں۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں پاموکالے کی، جس کا مطلب ہے ترکی میں کپاس کا قلعہ۔ یہ علاقہ حیرت انگیز اور دوسری دنیا کا منظر پیش کرتا ہے۔ یہ سفید چھتیں جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہیں، یہ قدرتی پانی سے بنتی ہیں۔ ان برف کے پہاڑوں میں گرم پانی کے چشمے موجود ہیں اور وزٹرز اس میں نہاتے بھی ہیں۔ اگر بات کریں اناطولیہ کی تو بحیرہ روم کے ساحل پر واقع ایک دلکش شہر ہے جو تاریخ اور ثقافت سے بڑا ہوا ہے۔ اناطولیہ فیروزی پانی، خوبصورت ساحل اور دلکش پہاڑوں کی وجہ سے بہت فیمس ہے۔ اس شہر میں زیادہ تر وزٹرز رومن بندرگاہ دیکھنے آتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہیڈیرین گیٹ، اولڈ ٹاؤن آف کلیسیا جو سلطنت عثمانیہ کی دور کی عمارتوں سے بڑا ہوا ہے۔ یہاں پر ایک میوزیم ہے جہاں پر سلطنت عثمانیہ کی دور کی چیزیں بھی موجود ہیں۔ اناطولیہ لذیذ کھانوں کی وجہ سے بھی بہت مشہور ہے۔ اب ہم آپ کو انکارا کے بارے میں بتاتے ہیں۔ یہ ترکی کا دارالحکومت بھی ہے اور یہ بھی بہت تاریخی شہر ہے۔ یہاں پر وزٹرز انکارا قلعہ اور رومن مندر دیکھنے آتے ہیں اور اس شہر میں آپ کو جدید عمارتیں بھی بہت زیادہ نظر آئیں گی۔ دوستو، آج ہم آپ کو ایسے خوبصورت شہر کی سیر کروانے جا رہے ہیں جسے مدینہ شریف کے بعد کائنات کا دل بھی کہا جاتا ہے۔ ایسا شہر جہاں دنیا کے ٹورسٹ سب سے زیادہ جانے کی خواہش رکھتے ہیں۔ خوبصورتی تو اس شہر کی لاجواب ہے۔ ایسا کیا ہے اس شہر میں جو آج ہر کوئی یہاں کا وزٹ کرنا چاہتا ہے؟ استنبول کی کل آبادی 1,55,00,000 کے قریب ہے، جو آبادی کے لحاظ سے دنیا کے 15ویں نمبر پر آتا ہے۔ اس شہر کا کل رقبہ 5,461 مربع کلومیٹر ہے۔ استنبول کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ اس جگہ ہزاروں سال پہلے انسان آباد تھے۔ صدیوں پہلے 3 بڑی سلطنتوں نے اس شہر پر حکومت کی، جن میں رومنز، بازنطینی اور اوٹومن ہیں۔ رومنز نے 330 عیسوی سے 1204 عیسوی تک حکومت کی۔ بازنطینیوں نے 1204 عیسوی سے 1453 عیسوی تک حکومت کی اور سلطنت عثمانیہ نے 1453 سے 1922 تک اس شہر پر اپنی حکومت قائم رکھی۔ اس شہر کے تاریخ میں مختلف نام تھے، جن میں قسطنطینیہ، استنبول اور بازنطین ہیں۔ دوستو، ویسے تو کائنات کا دل مدینہ شریف کو کہا گیا، لیکن اس کے علاوہ شہر استنبول کو بھی کائنات کا دل کہا گیا ہے، اس لیے کہ اس شہر کی پیشن گوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی اور فرمایا تھا تم ضرور قسطنطینیہ کو فتح کرو گے۔ دوستو، استنبول ایسا شہر ہے جو یورپ اور ایشیا دونوں براعظموں میں آتا ہے۔ اس شہر کے مشرق میں ایشیا، مغرب میں یورپ، جنوب میں مرمر سی اور شمال میں بلیک سی واقع ہے۔ یہ دنیا کا واحد شہر ہے جو 2 بڑے اعظموں میں واقع ہے۔ اس شہر کو 7 پہاڑیوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے، جہاں ہر پہاڑی کی چوٹی پر ایک مسجد قائم ہے۔ رومن سلطنت کے دوران یہاں بہت سے گرجا گھر تعمیر ہوئے، جن میں دنیا کا سب سے بڑا گرجا آیا صوفیہ بھی شامل ہے، جسے سلطان محمد فتح نے فتح قسطنطنیہ کے بعد مسجد میں تبدیل کر دیا۔ 29 مئی 1453 کو سلطان محمد فتح نے اس شہر کو فتح کیا۔ سلطنت عثمانیہ کی اس شہر میں فتح کے بعد توپ کپی محل،
और बहुत सी मस्जिदों की तामीर की गई। इसलिए इस शहर को मस्जिदों का शहर भी कहा जाता है। इस शहर की मस्जिदें दुनिया की खूबसूरत तरीन मस्जिदों में आती हैं, जिनमें हाया सूफिया, सुलेमानी मस्जिद, ब्लू मॉस्क, फतेह मॉस्क और यानी कैमी मॉस्क शामिल हैं। दोस्तों, इस्तांबुल 400 साल तक सल्तनत उस्मानिया का दारुल हुकूमत रहा। 1923 में तुर्क जमहूरिया के क़याम के बाद दारुल हुकूमत आनकारा मुंतकिल कर दिया गया। लेकिन इस्तांबुल ने इतनी तरक्की कैसे की? दोस्तों, जब आनकारा दारुल हुकूमत बना तो इस्तांबुल की तरफ तवज्जो देना कम कर दी गई, जिससे ये शहर खस्ता हाल होना शुरू हो गया। 1950 में अदनान की हुकूमत के दौरान मुल्क की तरक्की के लिए कई काम किए गए, जिनमें मुल्क भर में नई सड़कें और कारखाने लगाए गए। इस्तांबुल में भी जदीद कुशादा सड़कें तामीर की गईं और इसके अलावा इस शहर के इर्द गिर्द कारखाने भी लगाए गए। पूरे मुल्क में मुलाजमत के गर्ज से लोग इस्तांबुल आना शुरू हो गए। आबादी में इजाफे के बाद तामीराती शोबे में तेजी आई। दोस्तों, क्या आप जानते हैं तुर्की के मौजूदा सदर तैयब उर्दवान का ताल्लुक भी इस्तांबुल से है। जब वो 90 की दहाई में इस्तांबुल के मेयर बने तो इस्तांबुल की तरक्की को 4 चांद लग गए। इस्तांबुल को दुनिया की सबसे बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन बना दिया गया और आज इस शहर की आमदनी का सबसे बड़ा जरिया टूरिस्ट हैं। हर साल दुनिया भर से 1 करोड़ से भी ज्यादा टूरिस्ट इस शहर में आते हैं। तुर्की के खजाने में 60% तक टैक्स इस्तांबुल से हासिल होता है। किसी भी मुल्क की तकदीर बदली जा सकती है, लेकिन उसके लिए शर्त सिर्फ एक है कि हुक्मरान ईमानदार हो। दोस्तों, इस शहर में जो भी आता है इसका दिल खुश हो जाता है, क्योंकि यहाँ की खूबसूरती आपको अपना दीवाना बना लेती है। क्या आप जानते हैं टूरिज्म के मामले में इस शहर ने न्यूयॉर्क, एम्स्टर्डम को भी पीछे छोड़ दिया है? इस बात का अंदाजा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि 2023 में इस्तांबुल को विजिट करने 2 करोड़ के करीब लोग आए। ये शहर पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा पुल आम तौर पर किसी दरिया या नदी को क्रॉस करने के लिए बनाए जाते हैं। क्या आपने कभी सुना है 2 बड़े आज़मों को आपस में मिलाने के लिए पुल बनाया गया हो? जी हाँ, इस्तांबुल में ऐसा पुल भी मौजूद है जो 2 बड़े आज़मों को मिलाने के लिए बनाया गया। इसका एक हिस्सा एशिया में और दूसरा हिस्सा यूरोप में मौजूद है और इसी वजह से तुर्की को एशिया का पुल भी कहा जाता है। और ये जगह देखने में भी बहुत खूबसूरत है। इस्तांबुल का ग्रैंड बाजार दुनिया के सबसे बड़े और पुराने बाजारों में से एक है। इस बाजार में 4000 दुकानें हैं और ये बाजार 3,33,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। आप अगर कभी तुर्की जाएं तो इसका विजिट जरूर करें। यकीन करें, आपको बहुत मजा आएगा। दोस्तों, तुर्की के शहर इस्तांबुल में 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं और तीसरा एयरपोर्ट भी बनाया जा रहा है। आप यहाँ से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने टूरिस्ट आते हैं। ये शहर आपको साफ सुथरा नजर आएगा। इसकी खूबसूरती को तुर्की का कोई भी शहर टक्कर नहीं दे सकता। खूबसूरती के साथ साथ टूरिस्ट को जो चीज यहाँ खींच कर लाती है वो है यहाँ के खाने। दोस्तों, क्या आपने कभी चिकन से बनी हुई मिठाई खाई है? इस्तांबुल में आपको ऐसी मिठाई भी मिलेगी। इस मिठाई का आगाज भी इस्तांबुल से हुआ। खाने पीने के शौकीन लोग इस्तांबुल में आकर खूब मजेदार खाने खाते हैं। दुनिया के सबसे बेहतरीन शेफ भी इस्तांबुल में हैं। यहाँ एक से बढ़कर एक गोश्त से बनी हुई डिशेस आपको मिलेंगी और यहाँ का शवारमा तो बहुत ही मजेदार है। जब आप जाएं तो जरूर ट्राई कीजिएगा और जो जा चुके हैं वो कमेंट में जरूर बताइएगा कैसे लगे आपको इस्तांबुल के खाने। इस्तांबुल का फेमस स्पोर्ट्स फुटबॉल है। आपने अक्सर तुर्की के प्रेसिडेंट अर्दवान को भी फुटबॉल खेलते देखा होगा। इस मुल्क की लड़कियां भी बहुत खूबसूरत हैं। आपको बता दूं, आपको पूरे शहर में गंदगी देखने को नहीं मिलेगी और ना ही कोई पेपर का टुकड़ा भी आपको किसी गली में नजर आएगा। रास्तों की तरह यहाँ के लोगों के दिल भी बहुत साफ हैं और टूरिस्ट की बहुत इज्जत करते हैं। दूसरे नंबर पर टॉप कबी पैलेस। दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं एक ऐसी जगह जो इस्तांबुल की जान है। यहाँ पर भी आपको बहुत बड़ी तादाद में टूरिस्ट नजर आएंगे। इस महल को 15वीं सदी में बनाया गया था। जब आप इस महल में जाएंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ के राजा कितनी शान से रहते थे। इस्लामिक आर्ट का बेहतरीन नज़ारा भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर सबसे ज्यादा लोग हरम को देखने आते हैं। नेक्स्ट इज ब्लू मॉस्क। सुल्तान अहमद ने इस्तांबुल को ऐसी यादगार चीज दी जिसे कोई नहीं भूल सकता। ये है ब्लू मॉस्क यानी नीली मस्जिद। ये मस्जिद बाहर से जितनी खूबसूरत है
अंदर से इससे भी ज्यादा खूबसूरत है। यहाँ छत से लेकर दीवारों तक सब कुछ नीला नजर आएगा। आपको बता दो, इस मस्जिद को बनाने में 7 साल का अरसा लगा और इसे बनाने का काम 1609 में शुरू हुआ और 1616 तक मुकम्मल कर लिया गया। कमाल की बात यह है कि यहाँ से आपको समुंदर का नज़ारा दिखाई देगा और इस मस्जिद में आकर आपको सुकून मिलेगा। नेक्स्ट इज बेलिस्का सिस्टर्न। दोस्तों, आपको दिखाते हैं इस्तांबुल की एक ऐसी जगह जहां जाने के बाद आपका दिल खुश हो जाएगा। ये है बेलिस्का सिस्टर्न, जो जमीन के अंदर बनाई गई है। यहाँ आपको 336 डूम नजर आएंगे। अंदर से इसका नज़ारा देखेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। इसको 532 ईस्वी में बनाया गया था। ये भूल भुलैया की तरह है। ये दरअसल पानी इकट्ठा करने के लिए बनाया गया था। यहाँ से पानी टॉप कभी पैलेस में पहुँचाया जाता था। आज ये इस्तांबुल की सबसे फेमस जगहों में से एक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्रिंसेस आइलैंड। दोस्तों, गर्मियों में आप अगर इस्तांबुल में सुकून पाना चाहते हैं तो प्रिंसेस आइलैंड सबसे बेहतरीन जगह है। यहाँ ट्रांसपोर्टेशन में आपको घोड़ा गाड़ी और सिर्फ साइकिल मिलेगी। यहाँ कोई ट्रैफिक का शोर आपको नहीं मिलेगा। सर्दी दोस्तों, पाकिस्तान से तुर्की का वीजा आसानी से लग जाता है। तुर्की का वीजा लेने के लिए आपको अनातोलिया ऑफिस जाना पड़ता है, जो पाकिस्तान के तकरीबन हर बड़े शहर में मौजूद है। तुर्की के वीजे की फीस 60,000 पाकिस्तानी रुपये है और 14 दिन में वीजा आसानी से लग जाता है। इस कंट्री में इस्तेमाल होने वाली करेंसी तुर्किश लीरा है, जो पाकिस्तानी 8 रुपए के बराबर और इंडियन 2 रुपये 50 पैसे के बराबर है। इस कंट्री में बहुत से पाकिस्तानी भी आबाद हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 5,000 से 6,000 पाकिस्तानी आबाद हैं। इस कंट्री में आप काम करके पाकिस्तानी 1,60,000 से 2 लाख तक कमा सकते हैं और 80 से 90,000 की सेविंग भी हो जाती है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।